नमस्कार, उत्तराखंड खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने परिवार के साथ भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना कर भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लिया और पूरे देश की सुख समृद्धि के लिए भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर उन्हें अत्यंत सुख की अनुभूति प्राप्त हो रही है और विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर दिल्ली के विकास को लेकर उनकी प्राथमिकता रहेगी। आज मुझे बाबा बद्री विशाल के दर्शन करके अत्यंत सुख की अनुभूति हो रही है। मैं अपनी ओर से समस्त दिल्ली वासियों की ओर से बाबा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और बाबा से यही कहती हूँ कि पूरी दिल्ली को, पूरे देश को, पूरी दुनिया पर अपना आशीर्वाद बना करके रखे और उनकी कृपा सब पे बरसती रहे। विकसित भारत हो और विकसित भारत के मार्गदर्शन में विकसित दिल्ली हो और मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने दायित्व का निर्वहन अच्छे से कर सकूं और सभी दिल्ली वासियों के सुख सुविधा का ध्यान रख सकूं। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। हल्द्वानी के सांसद अजय भट्ट ने पिछले वर्ष बरसात में आई आपदा की वजह से गौला पुल और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को हुए नुकसान के सुरक्षात्मक कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। अजय भट्ट ने गौला नदी के किनारे पुल से जोड़ने वाले अप्रोच रोड और गौला पुल सहित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के सुरक्षात्मक कार्य का अधिकारियों के साथ निरीक्षण करते हुए कई निर्देश दिए। इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने बताया कि लगभग 1 अरब रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, गौला पुल और अप्रोच रोड में सुरक्षात्मक कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बरसात नज़दीक है, इसलिए बरसात में पिछले वर्ष की अपेक्षा नुकसान कम हो, इसके लिए सबसे पहले सिंचाई विभाग को बड़े बड़े बोल्डर प्रभावित इलाके के किनारे लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा NHAI को जल्द निर्माण कार्य पूरा करने और सिंचाई विभाग को स्टेडियम की सुरक्षा के कार्य पूरे करने को कहा गया है। सांसद अजय भट्ट ने बताया कि पुख्ता सुरक्षा के कार्य बरसात के सीजन के बाद भी जारी रहेंगे। चलता रहेगा, नहीं पक्का होगा। NHAI के काम अभी नीचे इतने अच्छे चल रहे हैं, आप देख रहे हैं। और PWD की सड़क जो टूटी हुई थी पिछले 11 महीने से, वो इसलिए विलम्ब हुआ उसमें क्योंकि एक हमारे ठेकेदार महोदय ही न्यायालय चले गए थे। जब वो केस निर्णीत हुआ उसके विदिन 1 वीक, 1 हफ्ते के अंदर हमने काम प्रारंभ कर दिया था। मैं और हमारे MLA साहब और मेरे सारे कार्यकर्ता और यहाँ की जनता, हम सब लोगों ने सार्वजनिक रूप से बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा दे दिया है और हम आज गोला फोड़कर रोड के काम का शुरुआत कर रहे हैं। आज एक्शन साहब यहाँ पर हैं, उन्होंने बताया कि बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। सिंचाई विभाग को पैसा जो नहीं मिला उसमें विलम्ब हुआ है, कई बार ऊपर नीचे फाइलें जाती हैं। बड़ा अमाउंट है, लगभग 30 करोड़ रुपए, तो वैसे ही नहीं पूरी पुष्टि के बाद जाता है। तो कई बार कई मीटिंग से हुई हैं और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी वार्ता हुई थी। पूरी तरह से धनराशि मिल रही है। मैंने सिंचाई के जो माननीय हमारे यहाँ पर आए हैं, जितने भी एक्शन साहब हों, अन्य हों, सभी लोग माननीय हैं हमारे लिए। हमने उन सब से कहा है काम रोको मत, आप जितना रोक सकते हो 2 हफ्ते में रोकिए, बाढ़ ज़्यादा असर न डाल पाए ऐसा पुख्ता प्रबंध करिए। पैसा मुश्किल से 2 या 3 दिन में रिलीज हो रहा है। सर बात की यहाँ अधिकारियों ने कोई मुकदमा नहीं किया है। मैं आपकी जानकारी के लिए और जनता की जानकारी के लिए भी बताऊं कि कॉन्ट्रैक्टर ही मुकदमा करने के लिए गए, कोई जो ठेकेदार साहब थे वही माननीय न्यायालय में गए, उसी से विलम्ब हुआ। मैं पुनः बताना चाहता हूँ, विनम्र निवेदन है मेरा, जैसे ही ये मुकदमा पूरी तरह से निर्णीत हुआ, फाइनल हो गया, तुरंत ही उसके 1 हफ्ते में हमने शायद 2-3 दिन में ही हमने कार्य प्रारंभ कर दिया। मैं स्वयं गोला फोड़ने यहाँ आया और आप लोग। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। 1 जून को राज्य में जहां अधिकांश स्थानों पर तापमान बढ़ा हुआ था, वहीं देर रात मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ बारिश ने उत्तराखंड के मौसम को सुहावना बना दिया। इसको लेकर उत्तराखंड मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में हल्की और मध्यम बारिश हो रही है। पहाड़ी जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। 4 धाम में जा रहे श्रद्धालुओं के लिए भी मौसम विभाग ने हिदायत दी है। बारिश और हवाओं के बीच यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर इंतजार करना चाहिए। नाले गदेरों के पास खड़े होने से बचें। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो आज 2 तारीख जून की हो रही है
और आप देख ही रहे हैं कि जो है प्रदेश में हल्की मध्यम तक की जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो देखने को मिल रही है। तो आज अगर बात करें तो अनेक जगहों तक गढ़वाल रीजन में और कुछ जगहों तक में कुमाऊं रीजन में इस तरह की एक्टिविटी रहेगी। प्लेन्स में भी कुछ जगहों तक आप कह सकते हैं हल्की या मध्यम तक की जो है रेन और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने वाली है। जहाँ तक वार्निंग की बात है आज के लिए, तो उसमें आप ये कह सकते हैं चेतावनी में कि जो गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट है, अंदर के डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उसमें छुटपुट जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उसमें आप देखते हैं कि तेज़ हवाएं या फिर लाइटनिंग है, बिजली गिरना, या इसी तरह जो है तेज शावर जो है, तो एका दुक्का जगहों में इस तरह की चीज़ें हिल्स में वो देखने को मिल सकती है। बाकी यानी कोई विशेष नहीं, तो वॉचफुल रहना है। जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है उस समय थोड़ी देर सेफ जगह पे इंतजार करें, जैसे ही ख़त्म होती फिर आगे बढ़ा जा सकता है। ये एक्टिविटी किसी जगह में 1 से 2 घंटा ही चलती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो अन्य कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गार्ड गदरों के आसपास खड़ा नहीं होना चाहिए। कल जब जा रहे हैं आप, तो कल थोड़ी जो डिस्ट्रीब्यूशन है बढ़ेगा, तो आप कह सकते हैं कि जो गढ़वाल रीजन है उसमें ज़्यादातर जगहों में अनेक जगहों में बारिश की एक्टिविटी मिलेगी। इसके साथ साथ जो कुमाऊं रीजन के भी नैनीताल है या अंदर के डिस्ट्रिक्ट है जिसमें पिथौरागढ़, बागेश्वर है, तो इनमें भी अनेक जगहों में बारिश हल्की से मध्यम मिलेगी, रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी। और बाकी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उनमें कुछ जगहों तक में एक्टिविटी रहेगी। कल के लिए थोड़ा भारी बारिश का भी लगता है कि 1-2 डिस्ट्रिक्ट में उसकी संभावना है, तो उसमें देहरादून, टेरी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है। तो इनमें संभावना कि एका दुक्का जगहों में भारी वर्षा भी मिल सकती है। तो इसमें भी ठीक है, हमने येलो वार्निंग में ही रखा है, आज भी है, कल भी है, और नेक्स्ट डे में भी जो है थंडर लाइटनिंग के लिए येलो वार्निंग उसमें रखी है, और इसमें हैवी रेन्स के लिए भी येलो ही वार्निंग रखी है। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन उसका नहीं मिलेगा, एका दुक्का जगहों में जो डिस्ट्रिक्ट्स मैंने बोले उनमें मिलेगी। लेकिन हाँ, ये होता है कि आजकल तेज़ बारिश मिलती है शॉर्ट ड्यूरेशन में, तो गार्ड गदरों के आसपास खड़े ना हो। जब एक्टिविटी चल रही तो थोड़ी देर इंतजार करें, जब खत्म होती है एक्टिविटी फिर आप अपनी आवागमन आगे कर सकते हैं। तो यही चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आज और कल एक्टिविटी ठीक ठाक है, फिर 4 को जा रहे हैं तो थोड़ी कम हो जाएगी, स्कैटर टाइप आप कह सकते हैं, हल्की मध्यम तक की जो है पहाड़ों में खासकर एक्टिविटी देखने को मिलेगी, या इंटेंस शावर है, लाइटनिंग है, इस तरह की चीज़ें 4 तारीख में भी देखने को मिलेगी। 5 से काफ़ी कमी आ जाएगी बारिश की एक्टिविटी में। उसमें दिख रहा है कि जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उनमें थोड़ी बहुत एक्टिविटी 5 तारीख में रहेंगी हल्की तक की, और बाकी डिस्ट्रिक्ट में छुटपुटी हो सकती है, बाकी संभावना ज़्यादा दिखती नहीं है। जब आप 6 तारीख में जा रहे हैं तो करीब करीब मौसम साफ हो रहा है, 6 से लेकर करीब 10-11 तक जो है ऐसा दिख रहा है कि मौसम करीब करीब साफ रहने वाला है। तो उस दौरान भी मैं ये कहूँगा छुटपुट एक्टिविटी तो मिल सकती है, पर ज़्यादातर आप देखेंगे मौसम साफ रहने वाला 6 से लेकर 10 जून में, और उस दौरान आप देखेंगे जो तापमान भी है वो थोड़े फिर सामान्य से ऊपर आने शुरू होंगे। तो इस तरह की स्थिति है अभी आने वाले वीक के लिए अगर हम बात करें तो इस तरह की स्थिति रहने वाली। श्री केदारनाथ धाम यात्रा हर वर्ष नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। एक और जहां बाबा केदारनाथ के दर्शन को देश विदेश से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है, वहीं स्थानीय लोगों के रोजगार को भी बढ़ती हुई यात्रा से लगातार लाभ मिल रहा है। दूसरी ओर शासन प्रशासन द्वारा यात्रा पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को दी जा रही सुविधाओं से सरकार को भारी राजस्व प्राप्त हो रहा है। बाबा के कपाट खुलने 1 महीने का समय पूरा हो चुका है, और इसी 1 महीने में सरकारी सुविधाओं से लेकर स्थानीय व्यापारियों ने 2 अरब से अधिक का कारोबार कर लिया है। वहीं जून का महीना शुरू होने के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा भी होने लगा है, जिसका स्थानीय व्यापारियों एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को पूरा लाभ मिलेगा। कितना हुआ कारोबार? 1 महीने में 200 करोड़ रुपए का हुआ कारोबार। 1 महीने 200 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। यात्रा में हेली सेवा से 35 करोड़ रुपए की हुई कमाई। घोड़ा खच्चर से 40 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई हुई। 1,39,444 श्रद्धालु घोड़ा खच्चर से पहुंचे केदारनाथ। 8 हेली कंपनियों 9 हेलीपैड से कर रही हैं संचालन। 31 मई तक लगभग 33,000 श्रद्धालु ने ली हेली सेवाएं। हेली सेवाओं से करीब 35 करोड़ रुपए का हुआ कारोबार। 31 मई तक 29,275 श्रद्धालु ने डंडी कंडी से किया यात्रा। डंडी कंडी से
1 करोड़ 16 लाख की आय की हुई प्राप्ति। टैक्सी संचालन से करीब 7 करोड़ रुपए अर्जित। नियमों का उल्लंघन करने पर कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई। विभिन्न प्रतिष्ठानों पर 2,26,000 के लिए चालान किए गए। यात्रा के दौरान होटलों का हुआ 100 करोड़ का कारोबार। अकेले GMVN का हुआ 3 करोड़ 80 लाख का कारोबार। एक माह में केदारनाथ यात्रा से 200 करोड़ का कारोबार को लेकर भाजपा की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को मुख्यमंत्री धामी जमीन पर उतार रहे हैं, यह प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत दिशा की ओर ले जा रहा है। जी बिल्कुल पूरी तरीके से जो सरकार की प्लानिंग थी वो सफल हुई। जिस प्रकार से हमारी डबल इंजन सरकार कार्य कर रही है धरातल पर, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से उनका उत्तराखंड को लेकर लगाव है और उसको धरातल पर जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उतार रहे हैं, जिस प्रकार से प्रचार प्रसार हो रहा है, जिस प्रकार से चारों धाम में व्यवस्था करी जा रही है तीर्थयात्रियों के लिए, उससे जो वहां पर रहने वाले लोकल लोग हैं उनको जिस प्रकार से फायदा हो रहा है और घोड़ा संचालनों को 40 करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ है, GMVN को फायदा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये जो हम लोग को फायदा उत्तराखंड को हो रहा है, जो रेवेन्यू आ रहा है उत्तराखंड को, ये बहुत ही काबिले तारीफ बात है और ये एक सराहनीय कार्य रहा हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा, जिससे उत्तराखंड में रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही हैं और यहाँ पे लोगों को काफी फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे होने पर भाजपा 5 जून को कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि 5 जून को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 25 जून तक कार्यक्रम का आयोजन चलता रहेगा। 11 साल बेमिसाल के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उनका कहना है कि 11 साल बनाम 60 साल है। 60 सालों में जो काम नहीं हुआ वह 11 सालों में काम किया गया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जिस तरह की योजनाएं संचालित की हैं, उसको लेकर कार्यकर्ता जन जन तक जाने का काम करेंगे। देखिए, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे 11 साल पूरे होने को हो रहे हैं कार्यकाल में। इसको हम लोग इसको लेकर पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और इसको हम लोग 11 साल बेमिसाल और 11 साल बनाम 60 साल इस रूप में मनाएंगे, क्योंकि इसके जरिए लोगों को पता होना चाहिए कि इस 11 साल में किस तरीके से बेमिसाल कार्य हुए हैं और 60 सालों में जो कार्य नहीं हो पाए थे वो भी कार्य इस 11 साल में हुए। इस भारतीय जनता पार्टी संगठन के दृष्टि से हम लोग इसमें जो प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे, मंडल स्तर तक सभी प्रतियोगिता की जाएगी। 21 जून को हम लोग योग दिवस के रूप में भी मनाएंगे और लगातार जो 25 जून को हम लोग आपातकाल जो कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान हुआ था उसके तहत भी कराया जाएगा। तो ये लगातार जो संगठन का कार्यक्रम है ये चलता रहेगा। देखिए, ये बहुत ही राजधानी देहरादून के नगर निगम में लगातार चोरी हो रही फाइलों पर विराम लगाने के लिए अब निगम प्रशासन ने कड़ा कदम उठाना शुरू कर दिया है। मेयर सौरभ थपलियाल की माने तो उन सभी जगह पर लाइट और CCTV कैमरे लगाने का काम किया जा रहा है जहां पर फाइल रखी होती हैं। इसके अलावा निगम के सभी दस्तावेजों को डिजिटल करने का काम भी किया जा रहा है ताकि फाइल चोरी होने की दिशा में निगम के पास रिकॉर्ड मौजूद रह सके। आपको बता दें कि नगर निगम में अब तक अलग अलग तिथियों में 2000 के करीब फाइलें चोरी हो चुकी हैं, जिनका रिकॉर्ड निगम प्रशासन के पास नहीं है। इसलिए सुरक्षा के तौर पर निगम प्रबंधन कड़े कदम उठाने जा रहा है। हमारे पास आ जाएंगी। देखिए, नगर निगम ने क्या है, एक तो सारी जो फाइलें हैं उनका जो हम उनको डिजिटल स्वरूप दे रहे हैं, जिससे कि अगर कोई फाइल कहीं से गायब भी हो रही है तो हम पे उसका पहले से ही डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा। इसके अलावा जो हमने अपने जहाँ पे हमारी फाइलें रहती हैं उसकी चाक चौबंद व्यवस्था कर दी है। वहाँ पे हमने लाइटों से लेके और CCTV कैमरे वहाँ पे हमने लगा दिए हैं और उस जगह भी हम उसकी बदलने वाले हैं, क्योंकि पीछे की तरफ था और वहाँ एक आध बार पहले भी इसकी घटनाएं हो चुकी हैं। तो हम उस जगह को ही वहाँ से बदलने वाले हैं और साथ साथ उनको अगर हम सारे जो हमारी फाइलें हैं सब अगर डिजिटल फॉर्म में हमारे पास आ जाएंगी तो फिर उसके बाद किसी प्रकार की कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। जयकंडोलिया पौड़ी महोत्सव 2025 का रंगारंग कार्यक्रमों के साथ शुभारंभ हो गया। महोत्सव का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक राजकुमार पौड़ी ने नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी के साथ संयुक्त रूप से किया।
इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत की गई मनमोहक झांकियां दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रही। वहीं गढ़वाल राइफल्स के बैंड की शानदार प्रस्तुति ने समारोह में 4 चांद लगा दिए। महोत्सव का आयोजन 8 जून 2025 तक चलेगा। इस अवधि में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। आज 31 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक गंडोला महोत्सव है। इसमें 6, 7, 8 भंडारा रहेगा, लेकिन 31 से 6 तक सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां रहेंगी, जैसे कि सांस्कृतिक संध्याएं होंगी स्कूली संस्थाओं के साथ, डांस ग्रुप्स हैं, बाहर से भी पार्टीज आ रही है, हिंदी नाइट है, गढ़वाली नाइट्स हैं, पांडवाज आ रहे हैं, तो उनकी भी प्रस्तुति होगी और फुटबॉल भी साथ साथ चलता रहेगा। उसके साथ ही बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस है, कैरम है, चेस है, फुटबॉल तो मैंने बता ही दिया आपको, स्नूकर है, तो ऐसे और भी खेल भी है जो कि 31 से 6 तक चलते रहेंगे। और जो फाइनल होगा फुटबॉल का वो 8 तारीख को भंडारे के साथ फुटबॉल का मैच का आनंद लोग उठाएंगे और उसी के साथ इस महोत्सव की जो है वो समाप्ति हो जाएगी। पौड़ी के लिए वास्तव में ये जो कार्यक्रम आज शुरुआत हुआ है, जय कंडोला ठाकुर से इस कार्यक्रम जोड़ा गया है। निश्चित रूप से ये पौड़ी के लिए एक आवश्यक कार्यक्रम है और निश्चित रूप से ऐतिहासिक कार्यक्रम बनने वाला है, क्योंकि ये पौड़ी की जो धार्मिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, यहाँ की ऐतिहासिक विरासत है और यहाँ का जो कल्चर है उसको संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है और उसको कैसे हम अपनी जो पुरानी धरोहर है उसको कैसे लौटाएं, उसके लिए बहुत आवश्यक कार्यक्रम है। निश्चित रूप से इसको भगवान कनोले से जोड़ा गया है। निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में ये बड़ा एक मेले के स्वरूप लेकर उभरेगा और निश्चित रूप से इसमें सभी पौड़ी वासियों का सहयोग चाहिए। और बनफुलपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत 31 मई की रात पत्थरों से कुचलकर तरुण रावत हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पूरे मामले में अवैध संबंध हत्या का कारण बना है। हत्या के मामले में पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पूरे मामले में पुलिस की जांच और आरोपियों से पूछताछ में मामला सामने आया है कि मृतक तरुण सिंह रावत का अभियुक्त अनिल साहू की पत्नी गीता साहू से प्रेम संबंध और अवैध संबंध था। अभियुक्ता गीता साहू द्वारा मृतक को ये झांसा दिया गया था कि वे अपने पति से तलाक लेकर उससे विवाह कर लेगी, लेकिन उसकी मंशा स्पष्ट थी कि वे तरुण से मात्र अपनी आवश्यकता पूरी करने और रुपए ऐंठना चाहती थी। इसी कारण तरुण द्वारा उसके ऊपर काफ़ी पैसे खर्च किए गए, लेकिन जब उसको इस बात का एहसास हुआ कि गीता साहू एवं उसका पति अनिल दोनों मिलकर उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उसके द्वारा पैसा वापस देने के लिए दबाव बनाया गया। तब दोनों पति पत्नी ने तरुण सिंह को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। 31 मई की रात को बनफुलपुरा क्षेत्र में एक घटना होती है जिसमें किसी के घर में किसी व्यक्ति की हत्या होने के संदर्भ में सूचना मिली थी। इस मामले में भी पुलिस ने जो है तत्कालिक कार्रवाई करते हुए जो अभियुक्त है और उसकी जो बीवी है उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये बेसिकली जो मृतक है उसका अभियुक्त की बीवी के साथ में संबंध था और ये उससे पैसे से लेना चाह रहे थे, तो उसने मना किया तो पति और पत्नी दोनों ने मिलकर अभियुक्त की जो है मार देकर उसकी हत्या की। इस मामले में खुलासा उत्तरकाशी में गंगा भागीरथी नदी के मध्य रिवर बेड मटेरियल जिसे प्रशासन द्वारा कुछ ठेकेदारों को पट्टा दिया गया, जिसमें प्रशासन द्वारा नियमानुसार आरबीएम को हटाने के लिए नियम बनाए गए, जिसमें कार्य होता भी दिखा। अब वो नियम धरे के धरे रह चुके हैं। नियमों को ताक में रखकर ये रिवर बेड मटेरियल जो प्रशासन ने मानक बना रखे थे उसके विपरीत कार्य होता दिख रहा है, जिसमें मानकों को ताक में रखकर भागीरथी नदी का अपमान किया जा रहा है। साथ ही भागीरथी को दूषित भी किया जा रहा है, जिससे लोगों में भारी रोष देखा जा रहा है। आजकल हम देख रहे हैं कि नदियों के किनारे काफी जगह बहुत ज्यादा उत्खनन चल रहा है, यानी रेत और बजरी निकालने के लिए जो हम कहते हैं कि रिवर बेड मटेरियल है, इसको जगह जगह जो है प्रशासन के द्वारा इसको निकाला जा रहा है, जो कि नदी के साथ एक अन्यायपूर्ण कार्य है, कृत्य है। मैं समझता हूँ कि खास करके उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जहाँ पर गंगा जैसी जो जलधाराएं हैं इनमें जो है बहुत तीव्र वेग होता है और इसके जो दोनों तट होते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसको जो है नुकसान पहुंचता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो नदी के जो हमारे तट होते हैं, तलछट होते हैं, उसमें आप अकेशनली कभी चले जाएं और पत्थरों को उठा लें
तो उसके नीचे जो है आपको मिलेंगे कि ये जो है बिच्छू है या दूसरे तरह के इंसेक्ट्स आपको दिखाई, जिनको हम जो है नेक्टर्न या हम उनको जो है बेंथोज कहते हैं, इसकी तरह तरह की स्पीसीज वहां पे देखने को मिल जाती है। तो इनका जो जीवन है वो उसी जल पे जो नीचे से रिश्ता हुआ उस बेड में आता है उस पे चलता है। साथ ही जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है नदी में वो भी मेंटेन होती है, क्योंकि ये जल जब आता है तो वहां पे आसानी से फिल्टर हो जाता है। तो आपने ये भी देखा होगा जब हम ये बजरी और उत्खनन करते हैं तो उससे जो छोटी छोटी वनस्पतियां होती हैं वो भी उखड़ जाती हैं, जबकि वो उसके आसपास होनी बहुत जरूरी है, उस रिवर बेल्ट में उनका होना बहुत जरूरी है। तो मेरा ये मानना है कि एनजीटी की गाइडलाइन जो है उसमें स्पष्ट है कि इस तरीके की जो नदियों के बहुत करीब में जो तट है उसमें इस तरीके का उत्खनन का जो कार्य किया जा रहा है, जो रिवर बेड मटेरियल के नाम पे जो राजस्व को एकत्र करने के लिए बेतहाशा अगर ये उत्खनन किया जाता है तो इससे जो उसका लिविंग बायोटा है, नदी का जो पारितंत्र है, इकोसिस्टम है, उस पर जो है एडवर्स इफेक्ट, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखो, इस कहना ही चाहेंगे कि जो मानक है, जो पट्टाधारक में जो मानक है, आप देख रहे जिस तरह से ये खनन किया जा रहा है यहाँ पे, आप देख रहे जो 2013 में जो आपदा आई थी उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ था। देखो, जल स्तर जब बढ़ जाएगा तो हमारे ये जो क्षेत्र है डुंडा का, वीरपुर डुंडा है ये, उसमें देखो आप यहाँ प्रोटेक्शन वाल लगा रखा है और यहाँ पे जो इनको मानक दिया था कि आपने इतना दायरे में आपने खनन करना है। और देखो ये उस तरह से अवैध तरीके से कर रहे हैं कि देखो इनका जो स्तर है ये काफ़ी इन्होंने आगे ले जा गए। आप दिखा सकते हैं कैमरा सामने पे, यहाँ पे इन्होंने आगे तक भी आ रखा है खनन, जिससे कि आने वाले बरसात में हमें जो हमारा क्षेत्र है वीरपुर डुंडा, उनमें काफ़ी समस्या हो सकती है। आपदा में जल स्तर बढ़ सकता है और हमारे गाँव। उपजिला चिकित्सालय विकासनगर में मरीजों और गर्भवती महिलाओं को तपती धूप में टीन शेड के नीचे अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। मरीजों की परेशानियों तथा अस्पताल को अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस किए जाने को लेकर जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी विभाग से मांग की थी, जिसके बाद सीएमओ डॉक्टर जैन ने अक्टूबर 2024 को अस्पताल का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया था। वहीं उक्त के क्रम में मोर्चा अध्यक्ष नेगी एवं उनके साथियों ने सीएमएस डॉक्टर प्रदीप चौहान के साथ चिकित्सालय में हो रहे साज सज्जा निर्माण कार्यों, फॉल सीलिंग, टॉयलेट सुधारीकरण, रंगाई पोताई आदि का निरीक्षण करवाया। मोर्चा के प्रयास से अस्पताल को सुख सुविधाओं से लैस करने हेतु लगभग 70 लाख रुपए स्वीकृत हुए। नेगी ने कहा कि उक्त अव्यवस्थाओं को लेकर मोर्चा के द्वारा सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार से सितंबर 2024 में आग्रह किया गया था, जिसमें क्रम में उनके द्वारा सीएमओ देहरादून को व्यवस्थाएं परखने हेतु निर्देशित किया गया था। हम पूरा यहाँ जो अस्पताल में व्यवस्था की, कई निर्माण कार्य होने थे, टॉयलेट्स वगैरह और जो ये फॉल सीलिंग वगैरह का काम होना था, उसके लिए जो सचिव हेल्थ हैं डॉक्टर राजेश कुमार जी, उनसे हमने आग्रह किया था। तो उनके निर्देश पे सीएमओ देहरादून वो अक्टूबर में यहाँ पर उनका निरीक्षण होता, हम लोग साथ थे और उसी के क्रम में आज तमाम जो फॉल सीलिंग है, जहाँ पे गर्भवती हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, जो हमारी महिलाएं थी, बहुत ज़्यादा बेलगती थी गर्मी में, उनको फॉल सीलिंग वहाँ पर लगा दिया गया। टीन शेड के नीचे उनको बैठना पड़ता था और मीटिंग हॉल में भी टीन शेड था, उसके नीचे भी फॉल सीलिंग लगी है। अभी इंटरलॉकिंग टाइल्स वगैरह ये सारी की सारी लगनी है। लगभग 70 लाख रुपए स्वीकृत है। उसके क्रम में कई काम हो भी गए और अभी पुताई होनी है, टाइल्स का काम है। लेकिन जो यहाँ पर अभी जो इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम है, अभी सीवरेज का काम चल रहा है पूरे विकास क्षेत्र में। उसके पश्चात यहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल्स का भी सब लग जाएंगी, तो सुविधाएं बहुत ज़्यादा अब अस्पताल में जो हमारे मरीज हैं, जो चिकित्सक हैं, उनको बहुत ज़्यादा मिलेगी। और आगे भी अभी हमने डॉक्टर चौहान है जो सीएमएस है, उनको भी उन्होंने पूरा यहाँ पर भ्रमण कराया। उसमें और भी जो व्यवस्थाएं हैं, जो और आगे भी और भी काम हो रहे हैं, उसके लिए भी हमने डॉक्टर साहब कहा कि हम शासन में इस बात को फिर रखेंगे। लेकिन हमें बड़ी खुशी है, ये मोर्चा की बहुत बड़ी जीत है कि यहाँ पर मरीजों को। उत्तराखंड की खास खबरें फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।